हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट पीएन वैकेंसीज के लिए न्याय सीरीज से मिनी मॉक टेस्ट 5 अटेम्प्ट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज मिनी मॉक टेस्ट 5 है जिसके अंदर आपके पास मैथ और जीके से क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मैथमेटिकल एबिलिटी है, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 300, 129, 49, 120 और 102 का आपको क्या बताना है, औसत बताना है। तो हमको पता है कि हमारे पास जो एवरेज होती है, एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास सभी संख्याओं का जोड़ बटे में कितनी संख्याएं हैं ये होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का जोड़ कर लेंगे, यानी कि आपके पास है 300 प्लस 129 प्लस 49 प्लस आपके पास 120 प्लस 102। तो कितनी संख्याएं हैं ये, 1 2 3 4 5। तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 5 कर लेंगे, आपके पास यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। तो 300 प्लस 129 करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 429। 429 में हम 49 को जोड़ेंगे तो 429 में अगर हम 49 को जोड़ेंगे तो 478 हो जाएगा। ठीक है ना। 478 में अगर हम 120 जोड़ते हैं तो 598, और 598 में अगर हम 102 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 700। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 700 बटे में 5 करेंगे, कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 140, यानी कि इन संख्याओं का औसत कितना है, ऑप्शन नंबर बी 140 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन मैथ से पूछा गया है, कहता है कि 9 संख्याओं का औसत 3 है, यानी कि आपके पास जो 9 संख्या है उनका औसत 3 दे रखा है। यदि प्रथम 8 संख्याओं का औसत 2 है तो 9वीं संख्या आपको बताने की क्या होगी। तो यही फिर से वही फॉर्मूला, यानी कि हमारे पास जो नंबर होता है मल्टीप्लाई बाय नंबर मल्टीप्लाई बाय इसकी औसत से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, सम निकल के आता है। तो 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याओं का औसत 3 है तो जोड़ कितना आ जाएगा 27, जिसमें से 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याओं का औसत 2 है तो जोड़ कितना आ जाएगा 16। तो 9 में से 1 गया तो हमारे पास 9th नंबर रह जाएगा, और 27 में से अगर हम 16 को घटाएंगे तो 11 रह जाएगा। तो 9वीं संख्या कौन सी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपके पास, डी आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया, कहता है कि समानांतर पटरियों पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही दो रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। यदि एक रेलगाड़ी 290 मीटर लंबी है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। मतलब आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक की लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 290 मीटर, और दूसरे की लंबाई आपको निकालनी है, पता नहीं कितनी है। एक की स्पीड आपको 45 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, दूसरे की 51 आपको दे रखी है, और दोनों को मिलने में 21 सेकंड का यहाँ पर समय लगता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी, यानी कि 290 प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, स्पीड दोनों की विपरीत दिशा है, एक दूसरे की तरफ आ रही है तो स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी कि 45 प्लस 51 हो जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर में है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और टाइम कितना लगेगा आपके पास, 21 सेकंड का समय लगेगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 290 प्लस में ट्रेन की लंबाई इज इक्वल टू, इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 96 मल्टीप्लाई बाय 5/18 मल्टीप्लाई बाय कितना 21 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास कट जाएगा। दो 3 पे काट लेंगे, 3 छिक्के 18 होता है, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ये 16 पे कट जाएगा, 16 पंजे 80, तो ये हमारे पास आ जाएगा 290 प्लस में दूसरी ट्रेन की लंबाई इज इक्वल टू 16 पंजे कितना होता है 80 होता है, 80 इंटू में 7 करेंगे तो 560 आ जाएगा। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास, 560 में से माइनस कर देंगे कितना 290, तो 560 में से 290 माइनस करेंगे तो 270 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई जो है वो 270 है। तो सिंपल सा कंसेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास परसेंटेज से दिया गया है। बोला गया है कि प्रत्येक 15% की दो क्रमिक वृद्धि, प्रत्येक जो है वो 15% की दो क्रमिक वृद्धि है, प्रत्येक 12% की दो क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दो लगातार वृद्धि है, तो पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं कि ओवरऑल कितना आएगा। तो यहाँ पर क्रमिक वृद्धि यानी कि लगातार है, तो रेशो मेथड से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, और आप इसको जो है सिंपल कह रहे कितने प्रतिशत अधिक कमी जो है, कमी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले हम 15% पे निकालते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पर आपको लगाना है कौन सा, a प्लस बी प्लस ए बी वाला। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, दो क्रमिक वृद्धि है तो a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100 वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है,
तो ए की जगह हम क्या रखेंगे, 15 रखेंगे, बी की जगह भी हम 15 रखेंगे, प्लस 15 इंटू में 15 करेंगे, बटे में कितना 100 करेंगे। 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 हो जाएगा। प्लस 15 का इंटू 15 कितना होता है, 225 होता है। 225 बटे में 100, तो 2.25 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 32.25। ये तो आ गई हमारे पास दो क्रमिक वृद्धि। अब कमी निकालते हैं, तो कमी के लिए फॉर्मूला लगेगा माइनस ए माइनस बी, ठीक है ना, प्लस ए बी बटे में 100 लगेगा। तो -12 कमी है, -12 यहाँ भी कमी है, प्लस 12 इंटू में 12 बटे में कितना आ जाएगा 100। तो -12 प्लस -12 कितना हो जाएगा, -24, प्लस 12 इंटू में 12 करेंगे 144, प्लस कितना आ जाएगा 1.44। तो 24 में से एक गया हमारे पास, कितना आ जाएगा, शिट, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 24, -24, और 24 में से हम घटा देंगे कितना, 1.44 हम इसमें से घटा देंगे। तो 24 में से गया 23, और 0.44 और घटाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.56। अब आपसे ये पूछा गया है कि जो है कि जो 15% की जो वृद्धि है ओवरऑल, वो दो क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये अगर हम यहाँ देखें तो 32.25 जो है, 32.25 जो है वो 22.56 से कितना अधिक है। तो आप कहोगे सर ये 9.69 अधिक है, और किससे अधिक है, ये अधिक है 22.56 से, ठीक है ना। अगर मैं देखूं तो ये कितना अधिक है, इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे, यानी कि 32.25 में से माइनस करेंगे 22.56, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारे पास 9.69। और ये जो 9.69 अधिक है, ये किससे अधिक है, 22.56 से अधिक है। मल्टीप्लाई बाय इसको प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42.95%। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्रमिक वृद्धि या क्रमिक जो है कमी में इसका फॉर्मूले का यूज करना है, और आपके पास आंसर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आता है, कहता है कि रवि अपने गांव से कॉलेज 5 किलोमीटर की चाल और 4 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, उसे कुल मिलाकर 9 घंटे लगते हैं। तो गांव और कॉलेज के बीच की दूरी आपको बतानी है कि क्या होगी। कह रहा है कि ये आपके उसका गांव है और ये कॉलेज है। कह रहा है कि गांव से कॉलेज जाएगा तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और वापस आता है तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ से वापस आता है। कह रहा है कि आने जाने में उसे टोटल समय लगता है, टोटल टाइम आपको दे रखा है कितना, 9 घंटे का। आपको बताना है कि दूरी कितनी है। तो इसको हम रेशियो मेथड से करेंगे। तो अगर मैं डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है, जब डिस्टेंस सेम ट्रेवल होता है तो स्पीड की रेशियो की बात करें, ये स्पीड है, तो स्पीड की रेशियो की बात करें तो जाने की स्पीड 5 है, वापस आने की कितनी है, 4 है। टाइम की बात करेंगे, डिस्टेंस सेम है तो रेशियो पलट जाएंगी, यानी कि 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 5। कुल मिला के समय कितना है, 9 यूनिट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल मिला के समय कितना है, 9 घंटे का। तो 9 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 4 की, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 घंटे आ जाएगी। और कितने की स्पीड से, 5 की स्पीड से। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 घंटे लगते हैं 5 की स्पीड से, तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 20 किलोमीटर का। ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट का हमने यूज किया, और हमारे पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से बोला गया है कि एक ए ने 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर 89,500 की धनराशि उधार ली। तो ये प्रिंसिपल दे दिया, और ये 3 वर्ष का टाइम दे दिया, और 7% आपका पास जो है वो साधारण ब्याज की दर है। तो हम क्या निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो 89,000, अच्छा इसमें क्या बोला गया है कि आगे कह रहा है कि बी ने साधारण ब्याज पर समान धनराशि पहले वर्ष के लिए 9, दूसरे वर्ष के लिए 8 और तीसरे के लिए 7 की दर से उधार ली। ए और बी द्वारा भुगतान किए गए कुल साधारण ब्याज की गणना आपको करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेंगे किसका, ए का। तो कितनी राशि उधार ली है, 89,500। कितने समय के लिए ली है, 3 साल के लिए, और कितने प्रतिशत पे, 7% पे, बटे में क्या करेंगे, 100। कह रहा है कि यही धनराशि बी ने उधार ली है, कितनी ली है, 89,500। पहले साल का उसका ब्याज है 9, दूसरे साल का कितना है हमारे पास 8%, और तीसरे साल का कितना है 7%, ठीक है। बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा, ठीक है, बटे में 100 आ जाएगा। और एक एक साल का था ये, तो 9, 8 और 7 हो गया। इसमें से कॉमन देख लेते हैं, हमारे पास क्या कह रहा है कि इन दोनों का भुगतान जो होगा उनका जोड़ बताना है, कुल साधारण ब्याज कितना होगा। तो 89,500 बटे में 100, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में यहाँ पर 21 रह जाएगा, 7 21 होता है, और यहाँ पर आ जाएगा 9 इंटू में 8 इंटू में 7, और 9 इंटू 8 इंटू, या फिर हम 7 भी कॉमन ले सकते हैं, इसमें कोई
बड़ी बात नहीं है। तो हम यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमने 7 भी कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में 7 भी कॉमन है। ब्रैकेट में यहाँ पर 3 रह जाएगा प्लस 9 अट्ठे कितना होता है, 9 अट्ठे होता है 72, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 89,500 मल्टीप्लाई बाय 7 बटे में 100 मल्टीप्लाई बाय 72 और 3 कितना होगा, 75 हो गया। 25 ये 75 होता है, 25 चौके 100 होता है। इसको क्या करेंगे आगे 89,500 को 89,500 है डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 4 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना? मेरे को लग रहा है कि जैसे कुछ गलत हो रहा है। $89,500 दोनों जगह कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ गया, और यहाँ बचेगा हमारे पास 3 और यहाँ बचेगा 9 अट्ठे। बात ये हम कॉमन नहीं लेते, हम सीधा सॉल्व करते हैं। हम जो है इसको ये कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में यहाँ पर 21 आ जाएगा और यहाँ पर हम करेंगे 9 गुणा में 8 गुणा में 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 504 चीज़ तो वही आएगी। तो ये आ जाएगा 89500 डिवाइडेड बाय कितना 100 मल्टीप्लाई बाय ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 525। ठीक है, 5 2 5 मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 895, तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। बी ने साधारण ब्याज पर समान धनराशि पहले वर्ष के लिए 9%, दूसरे वर्ष के लिए 8 और तीसरे वर्ष के लिए 7 दर से उधार ली। ए और बी द्वारा भुगतान किए कुल साधारण ब्याज की गणना कीजिए। कहाँ गड़बड़ हो रही है भाई? द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो हमने गड़बड़ करी है। और देखिए, अगर पेपर में इतना टाइम लग रहा है तो आपको टाइम लगाना नहीं है, आपको क्वेश्चन को छोड़ देना और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर से पहले हम ए का निकालते हैं। ए ने लगाया कितना, ए ने उधार ली 89,500, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए 7% पे। पहले हम इसके साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो 89,500 उसने उधार लिया है, कितने साल के लिए लिया है, 3 साल के लिए, और कितने प्रतिशत पे, 7% पे, बटे में क्या करेंगे 100 करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 18,795, ये इसका आ गया। फिर बी की बात करते हैं। बी ने 89,500 उधार लिया है, पहले साल का जो है वो 9% है ब्याज दर, ब्याज दूसरे साल का 8 है और तीसरे साल का 7 है। अच्छा, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें ऐड करना था, यही हम गड़बड़ कर रहे थे, माफ़ कीजिएगा। यहाँ आ जाएगा 9 + 8 + 7 बटे में कितना 100, ये आएगा। हम ये गड़बड़ कर रहे थे, हम गुणा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो 89,500 है, 9 और 8 और 7 कितना हुआ 15, 15 और 9 कितना हुआ 24, 24 बटे में कितना 100, ये आएगा सही आंसर। 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगी और 895 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, यहाँ पर करेंगे तो 21,480 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 21,480 में हम 18,795 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 9 9 और 8 कितना 17, 7 4 5 12, 1 8 2 10 और यहाँ आ जाएगा 5 2 3 और 1 4, 40,275 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ी सी मैंने मल्टीप्लिकेशन जो था वहाँ मल्टीप्लाई लगाए थे, वहाँ प्लस आना था। तो ये थे आपके पास मैथ के आपके पास 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। अब हम बढ़ते हैं हमारे सीधे जीके पोर्शन की ओर। तो ये नीचे अगर हम देखें तो ये जर्नल अवेयरनेस है, तो ये आपके पास जीके जीए जो होती है उसका पोर्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किस कथक या नर्तकी को 2022 का पद्मश्री प्राप्त हुआ। तो 2022 का जो पद्मश्री प्राप्त हुआ था किस कथक और नर्तकी को होता, वो था कमलिनी और नलिनी अस्थाना को। किसको हुआ था, कमलिनी और नलिनी अस्थाना को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, दूसरा अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा। तो किस अधिनियम के बाद भारत जो है वो ब्रिटिश ताज के नाम से, किसके बाद, किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद जो है भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन किया, किसने किया था। तो किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का जो कूटवाचन था वो किसने किया था, वो किया था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत के कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है। तो किस आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है। तो 15 से 59 जो होती है वो कार्यशील जनसंख्या या फिर कार्यशील आयु मानी जाती है। कर्नाटका के बीदर किला आधार में अनियमित रूप से डैश है। तो कर्नाटका में बीदर किला आकार में
जो बिदर किला आकार है, यानी कि बिदर फोर्ट है, बिदर किला में आकार में अनियमित रूप से क्या है, समांतर और चतुर्भुज यानी कि रोम्बोइड है, समांतर है और चतुर्भुजाकार है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में बड़ी लाइन यानी कि ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क की लगभग चौड़ाई कितनी होती है? तो भारत में ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क की जो चौड़ाई होती है वो 1.6 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार डैश की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है? तो 18 वर्ष से ऊपर आप क्या दे सकते हैं, 18 या 18 साल से ऊपर वोट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः घाटे को एक डैश संकल्पना माना जाता है? तो घाटे को क्या माना जाता है, एक फ्लो माना जाता है, यानी कि प्रवाह माना जाता है। घाटे को एक संकल्पना माना जाता है, यानी कि फ्लो माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक पार्टी जो 4 लोकसभा सीटें जीतने के अलावा लोकसभा अथवा 4 या उससे अधिक राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव में कुल वोटों का कम से कम डैश वोट हासिल करती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। कितना? 6%। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक पार्टी लोकसभा जो 4 लोकसभा सीटें जीतने के अलावा लोकसभा अथवा 4 या उससे अधिक राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% वोट हासिल करती है, उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। अगला हमारे पास, फरवरी 1947 में लॉर्ड वेल्व के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? तो 1947 में लॉर्ड वेल्व के स्थान पर कौन आए थे? लॉर्ड माउंटबेटन आए थे। ऑप्शन नंबर आपके पास सी हो जाएगा। अगला है, बावड़ियों का उपयोग पारंपरिक रूप से डैश के लिए किया जाता है? तो बावड़ियां जो होती हैं उनका उपयोग जल भंडारण एवं पूर्ण भरण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन थे? तो आईसीसी टी20 जो विश्व कप हुआ था 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन थे? वो थे आपके पास जवागल श्रीनाथ। कौन थे? जवागल श्रीनाथ थे। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि संसद रत्न 2023 में निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो था वो प्राप्त हुआ था? संसद रत्न पुरस्कार 2023 में किसे मिला था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार? तो ये मिला था टीके रंगराजन को मिला था। ऑप्शन नंबर आपके पास बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 15 जीके जीए से क्वेश्चंस और 6 आपके पास मैथ के क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आने इसलिए हमने मिनी मॉक टेस्ट रखा है, तो ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, 25 तक मैं आपको लगभग क्वेश्चन कराता, 6 इसके हो गए और अपना 14 क्वेश्चन इसके, 14 6 20 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए। अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस की वैल्यू जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखें। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे, वीडियो पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह के मिनी मॉक टेस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नई सीरीज़ के अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।